स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला के इस सेशन में, जहां हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके प्रश्न जो आपके आगामी एसएससी, रेलवे और भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहां हम 10 मिनट में 50 प्लस प्रश्न करने वाले हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न देख लेते हैं, मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन सा है? तो मेघालय का फसल उत्सव के बारे में पूछ रहा है, तो ये है वांगला। वांगला जो फसल उत्सव है वो मेघालय में मनाया जाता है। और यहाँ पे गारो, आपने सुना होगा, गारो जनजाति द्वारा ये फसल उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। मेघालय, नागालैंड और आसाम, ये तीनों राज्य में वांगला उत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर मेघालय में। किस वर्ष में सर रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीति समूह का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था? तो यहाँ देखिए क्रिप्स लिखा हुआ है, यानी कि क्रिप्स मिशन के बारे में पूछ रहा है। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, सीधा प्रश्न ये है। तो ये 1942 में आया था। और किस चीज़ के लिए सहयोग चाहिए था? देखिए 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया था जो कि 1945 तक चला था। तो यहाँ पे 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और भारत के द्वारा भारत के लोगों को विश्व युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण देता है, इसलिए क्रिप्स मिशन भारत आता है। और उसके बाद ये गारंटी दी गई थी कि अगर जो है ब्रिटेन युद्ध जीतता है तो फिर भारत को आज़ाद कर दिया गया था। हालांकि बाद में वो लोग इनसे इनकार भी करने लगते हैं। सियांग और लोहित नदियाँ किन राज्यों से होकर बहती है? तो देखिए सियांग जो नदी है, सियांग बोल लीजिए या देहांग नदी बोल लीजिए, ये जो दोनों नदियां हैं, जैसे मैंने बताया कि ये अरुणाचल प्रदेश से, और लोहित नदी जो है असम से होकर बहती है। आपको ये भी याद होगा कि सियांग और देहांग जो अरुणाचल में बोली जाती है, यही नदी जब असम आती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और ये एक तिब्बती नदी है जो हिमालय से भी पहले बहती है। और असम में लोहित एक अलग से बहने वाली नदी है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम को चार्टर प्राप्त किया, जिसमें इसे कितने में वर्ष पूर्व व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया? तो एकमात्र अधिकार था किस चार्टर से? तो वो सन 1600 का चार्टर था। सन 1600 का चार्टर था और 1601 से ये शुरू हो गया, चार्टर लागू कर दिया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ यानी ईस्ट के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त हो जाता है। बोबली वीणा जो है पूछा गया प्रश्न है, किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए वोबली वीणा क्या है ना कि इसे जीआई टैग मिलता है। कहाँ का जीआई टैग मिलता है? जीआई टैग के बारे में आप जानते होंगे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। तो इसे आंध्र प्रदेश का जीआई टैग मिला है, बोबली वीणा को। पूछा गया प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 2024 तक ग्रामीण भारत में हर घर में घरेलू कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए गवर्नमेंट का सारा मिशन इंपॉर्टेंट है, तो पूछ रहा है जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? आपने याद रखना है 2019 में। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई शिफ्टों में देखने के लिए मिल सकता है। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। एनटीपीसी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये पूछ रहा है। तो देखिए दक्षिण भारत की बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो भी इसका जवाब यही होगा कि अन्नामुडी। अन्नामुडी जो है दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट की, साथ ही साथ ये कहाँ पे है ये भी आपने याद रखना है, केरल में। तीनों का तीनों जवाब यही है, तो केरल की सबसे ऊंची चोटी भी अन्नामुडी ही है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्देश या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए संसद अगर कोई भी निर्णय सुनाया जाता है तो उसके खिलाफ अगर कोई भी याचिका अगर हम करते हैं तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया? ये है अनुच्छेद 137। एसएससी में पूछा गया ये प्रश्न था। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त होती है। किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है भारत आता है और ये फारस से आता है? तो ये भी पूछा जाता है, अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है। तो फारसी यात्री है अब्दुल रज्जाक कब आता है? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय, देवराय टू के समय अब्दुल रज्जाक भारत आता है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि देवराय द्वितीय जो है किस वंश से है? तो आपने याद रखना है संगम वंश से। साउथ इंडिया का है प्रश्न, तो संगम वंश से जो है देवराय द्वितीय है, भारत आता है। यह दक्षिण में फैला हुआ वंश था, दक्षिण भारत में था पुराने समय में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण, तीव्र निच्छालन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है? तो देखिए अधिक वर्षा होगी तो मृदा अपरदन होगा, तीव्र निच्छालन होगा, तो कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी? वो है लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी जो है कम उपजाऊ हो जाती है। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में, तो याद रखना आपको इसमें आयरन यानी लोहा, साथ ही साथ एल्युमिनियम जो है इसकी अधिकता पाई जाती है, Al। ठीक है, आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है किसमें, लेटराइट मिट्टी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। अब हम कुछ विज्ञान के प्रश्न लेंगे जिसमें कि साइंटिफिक नेम के बारे में देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कई बार का पूछा गया प्रश्न है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। तो देखिए घरेलू है तो घरेलू को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाना चाहिए, मूस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इस तरह के ट्रिक से। मूस्टा डोमेस्टिका घरेलू है तो डोमेस्टिक है, मूस्का डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऐसे अगर आप याद रखिएगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, फिर से इसमें हम ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए एलिफस मैक्सिमस, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वर्ड जो है मैक्सिमस है, मैक्स। तो मैक्स मतलब क्या है, बड़ा, और हाथी क्या है, वो भी बड़ा है। तो इस एलिफस मैक्सिमस यहाँ से आपने याद रखना है हाथी का वैज्ञानिक नाम। अगर आप इसको 2-3 बार याद कीजिएगा, पढ़िएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर परीक्षा में आप सही ऑप्शन पे क्लिक कर पाइएगा। यूडर्मा मैकुलेटम, देखिए यूडर्मा मैकुलेटम पूछ रहा है किसका नाम है, तो ये आपने डायरेक्ट याद रखना है कि चमगादड़ जिसे बोलते हैं बैट्स, बैट्स का क्या है वैज्ञानिक नाम, यूडर्मा मैकुलेटम। होता क्या था कि प्राचीन लैटिन शब्दों से वैज्ञानिक नाम बनाया जाता था, तो उसके थ्रू ही हम पकड़ पाएंगे कि किसका क्या नाम है। देखिए यहाँ पूछ रहा है भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्र पक्षी है कौन, मोर है। तो मोर जो राष्ट्र पक्षी है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक। आपने पता भी होगा पीकॉक। तो देखिए पीकॉक में आप देख रहे हैं कि पी है, पी, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये लैटिन वर्ड से जुड़ के बना हुआ। और यहाँ देखिए पावो क्रिस्टेटस है, तो पावो अगर हम लिखते हैं तो उसे ऐसे लिखते हैं PAVO। तो पावो और पीकॉक, तो ये आपको याद दिलाने के लिए काम आएगा कि पीकॉक पावो क्रिस्टेटस है, जिसे मोर कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, अब इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए बिल्ली, कैट, कैट जो होती है ना हमेशा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग इधर उधर छलांग लगाती है, यानी फॉल होते रहता है इसका। तो यहाँ ध्यान दीजिए फेलिस कैटस, फेलिस कैटस, यहाँ पहला जो वर्ड है वो फॉल से संबंधित है, FELIS, फेलिस कैटस। तो ये हो गया फॉल, फेलिस, कैटस देखिए कैट से संबंधित है। तो इन दोनों को मिला के आप याद रख सकते हैं कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटस। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिए कुत्ता से रिलेटेड कुछ भी वर्ड आए तो कैनाइन, कैनिस, ये शब्द जो है कैन, ये आपको देखने मिल जाएगा, जो लैटिन शब्द है कुत्ते को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते होंगे कि हमारे जो मुंह में दांत रहता है, बीच का दांत नॉर्मल और किनारे का ये जो दांत रहता है, जो नीचे भी रहता है, 4 दांत रहते हैं जो काटने चीरने फाड़ने के लिए काम में आते हैं। तो इन दांतों को भी कैनाइन टीथ बोला जाता है, और कुत्तों में भी यही दांत बड़ा होता है, जानवरों में देखने मिलता है। तो ये कुत्ते को ही रिप्रेजेंट करता है, लैटिन वर्ड है। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस ल्यूपस। ठीक है, कैनाइन शब्द देखिए यहाँ पे है, कैनिस ल्यूपस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ऐसे आपने याद रखना है। कौवा का पूछ रहा है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कौवा का कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कौवा कोई खास ज़्यादा टफ नहीं, कौवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रो बोलते हैं। तो उससे कॉर्वस, कॉर्वस, कॉर्वस स्प्लेंडस। तो इस तरह से कौवा का वैज्ञानिक नाम आपने देखिए, क्रो है तो कॉर्वस स्प्लेंडस, ये हो गया कौवा का वैज्ञानिक नाम। बाघ देख लीजिए, बाघ के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए बाघ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइगर बोलते हैं। ठीक है, और आपने बहुत ज़रा टीवी में ऐड भी देखा होगा पैंथर। ठीक है, तो पैंथर भी उस बड़ी बिल्ली प्रजाति का है। तो यहाँ पे देखिए बाघ है तो टाइगर, तो पैंथरा, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस हो गया, टिग्रिस यानी टाइगर। तो इसी को रिप्रेजेंट करता है, ये लैटिन शब्द है। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम, तेंदुआ। तो तेंदुआ आप डायरेक्ट अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जो नाम रखे गए हैं ये ज़्यादातर जो है पश्चिमी देशों द्वारा रखे गए हैं, तो उन्हीं से मिलता जुलता नाम है। तो अगर पेंथेरा को अगर इंग्लिश में जाए तो इसे क्या बोलते हैं, लियोपार्ड बोलते हैं, लियोपार्ड। और यहाँ पे देखिए पेंथेरा परदूस, तो पेंथर तो उसमें भी था, लेकिन यहाँ क्या है, परदूस, PARDUS। तो आपने समझ में आ रहा होगा PARDUS यहाँ से आया है उठ के, ये वर्ड PARDUS। तो पेंथेरा परदूस जो हो गया लियोपार्ड का वैज्ञानिक नाम है। यानी इंग्लिश नाम भी आपको थोड़ा एक बार दिमाग में रखना है तो आप सही में क्लिक कर पाइएगा। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, शेर। अब देखिए यहाँ पेंथेरा, 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 कंफ्यूज हो सकते हैं आप। टिग्रिस हो गया टाइगर के लिए, परदूस हो गया अपना आप जैसे जानते हैं लियोपार्ड के लिए, अब पेंथेरा लियो जो है ला, क्योंकि शेर को क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, तो लाइन से आ गया लियो। ठीक है,
तो लियो से हो गया पैंथेरा। लियो जो है आपका शेर का वैज्ञानिक नाम है। तो ये सारा ट्रिक्स था जिसके माध्यम से आप सभी वैज्ञानिक नाम याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न किस। तो अब कुछ प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेते हैं, क्योंकि एक ही तरह के प्रश्न पढ़ते पढ़ते फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। मिक्स करके पढ़ना है, क्योंकि मिक्स करके ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पे है, पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक नंबर पे जो है वो है वेनेजुला। अगर आपसे सेकंड नंबर पूछे कि वेनेजुला के बाद कौन है, तो ये सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब पहले एक नंबर पे था, लेकिन 2011 में क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में खुदाई होती है वेनेजुला में, और उसके बाद देखा जाता है कि वर्ल्ड में जितना तेल है उसका लगभग 17.5% जो है अकेले वेनेजुला के पास है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेनेजुला। अब देखिए, आप इतना दूर तक आए हैं, यानी वीडियो आपने पसंद आ रहा है, तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। भारतीय कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण करना संभव नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता, ये सब नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे जोतों का आकार छोटा है। अब आप पूछ रहे होंगे कि जोत का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो खेत होते हैं वो 1 कट्ठा, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, यानी इस तरह का खेत बने रहते हैं, आपने देखा होगा गाँव में अक्सर। और इनके बीच क्या होता है, इस तरह की पगडंडियाँ बनी रहती है, और इससे खेत डिवाइड होते हैं। ये किसी और का खेत है, ये किसी और का, ये और ये। तो ये जो छोटा खेत है, इसमें बड़े बड़े मशीन को चला पाना संभव नहीं हो पाता। यही अगर एक खेत रहता तो बड़े आकार के ट्रैक्टर, बड़े आकार के मशीन को एक साथ चला के पूरी की पूरी फसल की कटाई, बुआई, धुनाई सारा का सारा हो पाता था। यहीं विदेशों में बड़े बड़े खेत होते हैं, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और रहने की जगह की, यानी कि फसलों के उगाने की जगह की कमी है। वंडीवास का युद्ध के बीच लड़ा गया था। देखिए, वंडीवास का युद्ध कई बार का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? सबसे पहले तो ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा जाता है, आपने ये भी याद रखना है, पूछा गया 1760 में। और ये वंडीवास कहाँ पे है, तो हमारे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जो है ये युद्ध लड़ते हैं ब्रिटिश और फ्रांस। किस लिए करते हैं, तो भारत में व्यापार को लेकर, भारत में व्यापार को लेकर, या फिर बोल लीजिए कि भारत में आधिपत्य को लेकर फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियां करते हैं। दोनों जो है पश्चिमी कंपनियां थी। किस संशोधन को भारत का लघु संविधान, कितना बार का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, के रूप में वर्णित किया गया। अब बहुत ही आसान प्रश्न भी है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। तो 42वां संशोधन है। और ये कब आया था, ये पूछा जाता है, तो 1976 में आया था। और इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो समाजवादी जो शब्द है संविधान में पहले नहीं था, तो समाजवादी शब्द। उसके बाद पूछेगा और क्या जोड़ा गया था, तो धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी एक धर्म का यहाँ पे विशेष सम्मान नहीं दिया जाएगा, सर्वधर्म संभाव है। और अखंडता, देखिए अखंडता वर्ड भी नहीं था, और ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये तीनों वर्ड आपने तीनों याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में दे देता है इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था। तो समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और अखंडता, तीनों ही जोड़ा गया था कब, 1976 में। और ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो संविधान को डिफाइन करते हैं, इसलिए इसे मिनी संविधान भी बोला जाता है। सियाल शब्द किससे संबंधित है, तो ये शब्द अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो इसे तोड़ देते हैं, SIAL, सियाल। तो देखिए, सियाल शब्द जो है, SI से क्या मतलब है, आप देख रहे होंगे सिलिकन, और AI से एल्यूमिनियम। तो सिलिकन और एल्यूमिनियम जो शब्द है, ये इसका कंपोनेंट को दर्शाता है। और ये कंपोनेंट कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी का सतह पर, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है। सिलिकॉन बालू में पाया जाता है, और एल्युमिनियम जो है मेटल है, ये भी पाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह पे सियाल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम SIAL यानी सियाल है। भारतीयों के लिए भारत के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने नारा दिया था, भारतीयों के लिए भारत नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। कब दिया था, तो ये 1876 में। कितना पहले दिया था, गांधी जी तो 1915 में आते हैं, उससे पहले ही दिया था। दयानंद सरस्वती और किस लिए जाने जाते हैं, तो ये आर्य समाज के स्थापक हैं। आर्य समाज मंदिर का आपने देखा होगा, कई जगहों पे आर्य समाज मंदिर भी पाया जाता है। तो भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। वेदों की ओर चलो नारा भी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, 1876 में दिया था। और यही नारा को बाद में बाल गंगाधर तिलक जो है जुड़ जाते हैं। तो ये ऑप्शन देख के आपने कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि गंगाधर तिलक यही नारा को आगे बढ़ाते हैं भारत भारतीयों के लिए। लेकिन नारा देने वाले कौन है, वो हैं दयानंद सरस्वती, 1876 में देते हैं। और इनको माना जाता है कि मॉडर्न इंडिया के जन्मदाता हैं दयानंद सरस्वती, इनको ये भी बोला जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को में शामिल किया गया, तो किस भाग में और किस अनुच्छेद में, पूछ लीजिएगा। डीपीएसपी बार बार पूछा गया प्रश्न है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसी के अनुसार राज्य काम करता है।
तो ये किस भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद देखिए लिख दिया गया है 36 से 51। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद करके रख लीजिएगा, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी है। अगर ये वीडियो आप एक बार देखते हैं आज और उसके बाद फिर और पीछे और एक दो बार देख लेते हैं तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, फिर एग्जाम में आप अच्छे से इसको क्लिक करके आइएगा। इसलिए आप एक दो बार इस वीडियो को देख लें ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट अभी का अभी याद हो जाए। कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? तो वो कौन सा है? देखिए उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट है और यहाँ पे यूरोप है। यूरोप के बहुत सारे देश जो है यहाँ पे है। तो इनके बीच जो है उत्तरी अटलांटिक सागर है। तो ये जो पार्ट है उत्तरी अटलांटिक सागर का, इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका भी एक डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री है ये भी डेवलप्ड है। तो इनके ऊपर व्यापार का सबसे सस्ता सुरक्षित साधन क्या है? कि ये लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करें और इसमें कॉस्ट कम लगता है। तो ये सबसे ज़्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग होता है। उसके बाद ये यहाँ के जो उत्तरी अमेरिका के कुछ कंट्रियाँ हैं और पश्चिमी के जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा और पश्चिमी कंट्रियाँ जो यहीं मार्ग के थ्रू होते हुए फिर एशियाई कंट्रियों में, जैसे भारत यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, जापान यहाँ पे आते हैं व्यापार करने के लिए इंडियन ओशियन से होते हुए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बिजी रूट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? देखिए चाय आसाम में होता है, सभी जानते हैं। नारियल केरल में होता है और गन्ना उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी होता है। अभी गन्ना का पैदावार में महाराष्ट्र 1 नंबर में हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े एरिया में गन्ने की पैदावार होती है। लेकिन मूंगफली क्या बिहार में पाया जाता है? नहीं। मूंगफली का उत्पादन जो है कोस्टल रीजन में होता है। कोस्टल रीजन कहने का मतलब है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। ये जो 4 राज्य हैं इसमें सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। भारत में पैदा होने वाली 80% मूंगफली जो है इन्हीं 4 राज्यों से आता है, यानी मूंगफली बिहार में नहीं होता। ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए राज्यसभा के को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसे अपर हाउस भी कहते हैं। पहला चीज़ है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा बात है कि राज्यसभा का 12 सदस्य जो है उसे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तीसरा पॉइंट है कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 साल का होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा पॉइंट भी आपने याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्य की उम्र सीमा मिनिमम 30 ईयर होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 साल में खुद ब खुद रिटायर हो जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, याद रखना है। 2/3 सदस्य हर 2 साल में खुद ब खुद रिटायर हो जाते हैं। तो ये आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट जो है याद रखना है, राज्यसभा से रिलेटेड है। तो ये था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आपने कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। कल फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक